हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टेम के बारे में, जो कि मॉर्फोलॉजी का एक पार्ट है ना। और इससे पहले मैंने रूट मॉडिफिकेशन और रूट के ऊपर वीडियो बना रखा है, आप वो चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टेम के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और स्टेम क्या है, उसके डिफरेंट मॉडिफिकेशंस की बात हम लोग करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टेम क्या है। जनरली स्टेम आपका ग्राउंड लेवल के एबव का पार्ट है। ठीक, प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड लेवल के ऊपर है उसको हम लोग स्टेम कंसीडर करते हैं। और स्टेम जो है एम्ब्रियोनिक प्लीम्यूल के ग्रोथ से बनता है। यानी अगर आप प्लांट के एम्ब्रियो को देखिए तो मान लीजिए यहाँ पे एक प्लांट का एम्ब्रियो है। अगर डाइकॉट एम्ब्रियो में बनाऊँ तो डाइकॉट एम्ब्रियो इस तरह से दिखेगा। तो ये पार्ट आपका प्लीम्यूल है और ये पार्ट रेडिकल है। रेडिकल ग्रो करती है तो रूट बनाती है, प्लीम्यूल ग्रो करता है तो क्या बनाता है, शूट बनाता है। शूट यानी स्टेम, और स्टेम से जो भी स्ट्रक्चर डिराइव होने वो सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, अब एक स्टेम की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है। ग्राउंड के ऊपर तो है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर होने के साथ साथ स्टेम की जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, हैविंग नोड एंड इंटरनोड। तो नोड और इंटरनोड का मौजूद होना ये स्टेम का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब नोड और इंटरनोड क्या है, देखिए नोड को अगर हम देखें तो नोड वो पोजीशन होती है स्टेम पे जहाँ से ब्रांच या लीफ एराइज होती हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि नोड वो पॉइंट है जहाँ पे लीफ अटैच होती है या कोई ब्रांच अटैच होता है। जैसे अब इस मेन स्टेम को देखिए, ये मेन स्टेम है। ठीक है, अब इस मेन स्टेम से बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो जहाँ से ब्रांच निकला वो नोड हो गया। अब इस ब्रांच को देखिए, ब्रांच पे जहाँ पे लीफ अटैच है वो भी क्या है, नोड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ लीफ अटैच है, ये भी नोड है। तो इस तरीके से नोड आपको मिलता है। और एक नोड से, जैसे एक नोड यहाँ पे है, मेन स्टेम पे एक नोड यहाँ है, दूसरा नोड यहाँ है, तो एक नोड से दो नोड के बीच का ये जो टोटल गैप है, इसी गैप को क्या बोलते हैं, इंटरनोड। इंटरनोड। ठीक है, तो नोड और इंटरनोड आपको मिल रहा है। तो नोड और इंटरनोड का होना स्टेम का मेन प्रॉपर्टी। और इंटरनोड का फायदा क्या है, इंटरनोड की वजह से ही जितनी ज़्यादा इंटरनोड की लेंथ होगी उतना ही प्लांट लंबा होगा। ठीक है, खासकर शुगर केन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इंटरनोड जितना लंबा होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी शुगर केन की, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। ठीक, इसके बाद इसी स्टेम पे बहुत सारे स्ट्रक्चर पर मिलेंगे। जैसे मैंने बताया लीफ है, ठीक है, लीफ है। उसके बाद जो एपिकल पार्ट होगा वहाँ बड मिलेगी, तो जिसको एपिकल बड या टर्मिनल बड भी आप बोलते हैं। तो एपिकल या टर्मिनल बड जो भी कहिए आप बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ बर्ड्स लीफ के बीच में, लीफ और स्टेम के बीच में होती हैं या ब्रांचेस के बीच में होती हैं, इनको हम लोग एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड भी बोलते हैं। ठीक, तो एक्सिलरी बर्ड या लेटरल बर्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि लेटरल साइड में है और ये टॉप पे है, तो एपिकल या टर्मिनल बर्ड। तो इस तरह के ये बर्ड होते हैं। अब यही बर्ड अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। देखिए यही बर्ड अगर आगे चल के फ्लावर बनाएंगे, ठीक है, फ्लावरिंग वाले बर्ड हैं, तो उसको हम लोग सिंपली फ्लावरिंग या रिप्रोडक्टिव बर्ड बोलेंगे। फ्लावरिंग बर्ड, या इसी को आप रिप्रोडक्टिव बर्ड बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव बर्ड बोल सकते हैं। लेकिन अगर इससे स्टेम और ब्रांच बननी है तब उस बर्ड को क्या बोलेंगे आप, वेजिटेटिव, क्योंकि अब फ्लावर तो बनेगा नहीं, और जब फ्लावर नहीं बनेगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए आप उसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव। वेजिटेटिव बर्ड आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेम के, ठीक है, ये मेन प्रॉपर्टीज हो गई, नोड इंटरनोड का होना और ये सारी चीजें। ठीक, अब स्टेम का फंक्शन क्या क्या है, तो देखिए अगर फंक्शन की बात आप करेंगे, स्टेम के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो सबसे पहला चीज, बिना स्टेम के प्लांट की पहचान नहीं हो सकती। तो प्लांट का मेन बॉडी है, ठीक है, मेन बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट। दूसरा, इसी स्टेम पर लीफ, फ्लावर, फ्रूट होते हैं, है ना। तो लिख सकते हैं बेयर, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। तो ये सारी चीजें इसी पे होती हैं। ठीक है, बात क्लियर हुआ। तो ये मेन फंक्शन, इसके अलावा ये फूड ट्रांसलोकेशन और बाकी चीज़ों में मदद करेगा। ठीक, वाटर के कंडक्शन में भी मदद करेगा, क्योंकि जाइलम फ्लोएम इसके अंदर भी हैं, तो वो कोई मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं, क्योंकि जहाँ पे भी प्लांट बॉडी होगी वहाँ जाइलम फ्लोएम होगा, तो वहाँ से फूड कंडक्शन होना, वाटर कंडक्शन होना, फूड का ट्रांसपोर्ट होना, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। ठीक, ये होगा। प्लस कई बार ये फूड को स्टोर भी करते हैं,
तो फूड स्टोरेज भी आप लिख सकते हैं, एटसेट्रा। तो ये इसके मेन कंपोनेंट हो गए। अब सबसे पहले हम लोग इसके मॉडिफिकेशन की बात करेंगे कि एक स्टेम में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, देखिए जो स्टेम मॉडिफिकेशन है, स्टेम मॉडिफिकेशन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक, अगर स्टेम अंडरग्राउंड है तो अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशंस। दूसरा, स्टेम अगर अर्थ के सरफेस के यानी ग्राउंड सरफेस पे ही एकदम लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल है, तो उसके मॉडिफिकेशंस। ठीक, और अगर हवा में है, हवा में मतलब ग्राउंड लेवल से काफ़ी ऊपर है, तो उसके मॉडिफिकेशंस। ठीक है, तो अगर हवा में काफ़ी ऊपर है, ज़मीन ग्राउंड लेवल से काफ़ी ऊपर है, तो उस पार्ट के मॉडिफिकेशन को एरियल मॉडिफिकेशन बोलेंगे। एकदम ग्राउंड लेवल पे स्टेम है और वहीं मॉडिफिकेशन नज़र आ रहे हैं, तो दैट इज सब एरियल। और अगर अंडरग्राउंड है और वहाँ मॉडिफिकेशन है, तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखा जाए कि लिस्टिंग कर ली जाए कि इसमें किस किस तरह के मॉडिफिकेशन आ रहे हैं। तो अंडरग्राउंड वाले में अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से केसेस बनते हैं। सबसे पहला केस बनता है राइजोम। फर्स्ट केस आपका बनता है राइजोम। दूसरा आपका बनता है कॉर्म। ठीक है, तीसरा आपका बनता है बल्ब, देन ट्यूबर। ठीक है, तो राइजोम, कॉर्म, बल्ब, ट्यूबर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, सब एरियल में आइए, तो सब एरियल में क्या क्या आएगा। सब एरियल में आपके आ जाएंगे रनर, स्टोलन, सकर, ठीक है, ऑफसेट। तो रनर, स्टोलन, सकर, ऑफसेट, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, सब एरियल मॉडिफिकेशन में। एरियल मॉडिफिकेशन में आएंगे तो एरियल में क्या मिलेगा, थॉर्न। एरियल में आपको थॉर्न मिलेगा। ठीक है, इसके बाद टेंड्रिल। टेंड्रिल के बाद आपको क्या मिलेगा, फाइलोक्लैड। ठीक है, क्लैडोड और फिलोड। कितने मॉडिफिकेशन आपको एरियल वाले पार्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन को, एंड देन दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें हम लोग सब एरियल और एरियल मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन की। और अंडरग्राउंड में हमारे पास 2 पहले एग्जांपल जो हैं राइजोम और कॉर्म। ठीक है, दोनों काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, इसलिए इन दोनों को हम लोग कंपेयर करके, एक दूसरे के साथ कंपेयर करके तब इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग राइजोम की बात करते हैं। राइजोम के बारे में जो कहा जाता है, जो उसकी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जनरली क्या है, इट इज़ अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्वॉलन स्टेम। अगर स्टेम अंडरग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल है, स्वॉलन है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइजोम बोलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई प्लांट यहाँ पे है, ठीक है, और अंदर जाकर के इसका स्टेम कुछ इस तरह से आपको मिल रहा है, इस तरीके से सपोज करिए। इस तरीके से है, ये सब इसकी लीव्स होती हैं। आप देखे होंगे, अरवी देखा होगा आप लोगों ने, अरवी, ठीक है, अरवी, बंडा। तो ये जो लाइनें होती हैं ब्राउन कलर की, ये एक्चुअल में क्या होती है, इसके लीफ होती हैं। तो इसके लीफ आपको जगह जगह ऐसे नजर आएंगे, जो इसके सरफेस को कवर करते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड पार्ट को कवर करते हैं। दीज आर एक्चुअली इसके लीव्स। ठीक है, इस तरीके से इसी में ब्रांचेस भी आपको मिलेंगे और यहीं से रूट वगैरह राइज होती है। जगह जगह ऐसे नोड, इंटरनोड आपको दिखेंगे, है ना। देखिए जो लाइनें हैं वो नोड्स हैं, और उनके बीच का जो गैप है वो इंटरनोड हो गया। जैसे ये लाइन आपको नजर आ रही है, दिस इज नोड, ठीक है, और नोड के बगल में इंटरनोड। तो नोड और इंटरनोड में ये बटा होता है, क्योंकि स्टेम का मेन प्रॉपर्टी है नोड और इंटरनोड का होना। तो नोड और इंटरनोड आपको मिल रहा है। तो देखिए स्टेम अगर आपका अंडरग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक, तो आप उसको क्या बोलेंगे, राइजोम बोलेंगे, और वो स्वॉलन होना चाहिए। स्वॉलन क्यों होगा, कोई भी चीज़ प्लांट में अगर स्वॉलन है मतलब उसमें बहुत ज़्यादा फूड स्टोर हुआ है,
तो ये जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस होते हैं बेसिकली फूड स्टोरेज की वजह से होता है। अगर कोई आपसे रीज़न पूछे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड मॉडिफिकेशन ऑफ दीज काइंड्स ऑफ सच अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ स्टेम, तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी ड्यू टू स्टोरेज, फूड के स्टोर होने की वजह से ही ऐसा होता है। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल आप आइए, एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिलेंगे। जिंजर है, ठीक है, अरवी जो आप खाते हैं अरवी, कोलोकेशिया बोलते हैं इसको, ठीक है। टर्मरिक, हल्दी, टर्मरिक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अरवी हो गया, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया। इसके अलावा लोटस एंड निम्फिया, लोटस और निम्फिया में भी आपको इस तरह के मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो टर्मरिक, जिंजर, लोटस, निम्फिया। एक और एक्वेटिक प्लांट है कैना, कैना एक एक्वेटिक प्लांट है। लोटस और निम्फिया ये सब एक्वेटिक प्लांट है। तो एक्वेटिक प्लांट में आपको ये मॉडिफिकेशन मिल रहा है। कॉर्न में आइए, कॉर्न में क्या होगा, कॉर्न में देखिए क्या होगा। मान लीजिए प्लांट यहाँ से ये राइज हो रहा है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो काफ़ी इरेगुलर सा इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसमें देखिए नोड और इंटरनोड वर्टिकल ऑर्डर में है। इसका मतलब क्या है, ये वर्टिकल है, ठीक है। ये अंडरग्राउंड है, वर्टिकल है, लेकिन इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है। तो कॉर्न को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए अंडरग्राउंड ये भी है, अंडरग्राउंड, ठीक है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ना होकर के क्या है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल ना होकर के क्या है, वर्टिकल है। तो अंडरग्राउंड है, वर्टिकल है, वर्टिकल के अलावा इरेगुलर, कोई शेप नहीं है, ठीक है। बहुत ही प्रॉपर शेप नहीं है कि आप बोल सकते हैं इलोंगेटेड है, स्फेरिकल, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा इरेगुलर टाइप है, इरेगुलर स्वॉलन स्ट्रक्चर, ठीक। तो यहाँ पे ये जो लाइनें आपको नजर आ रही हैं, दीज आर नोड्स, ठीक है। उनके बीच का जो गैप होगा वो इंटर नोड हो जाएगा, दिस इज इंटर नोड। तो नोड और इंटर नोड एग्जाम्पल यहाँ पे क्या क्या आपको मिलेगा, यहाँ मिलेगा मॉर्फोफेलस, जिसको आप सूरन या ओल बोलते हैं, ठीक है। मॉर्फोफेलस, जिसको हम सूरन या जमीन कंद भी बोलते हैं, जमीन कंद, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा इसके अलावा, एमॉर्फोफेलस के अलावा, क्रोकस, क्रोकस कैप्सुलरिस। क्रोकस कैप्सुलरिस आपका जूट का पेड़ होता है, उसमें भी इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ कोलोकेशिया में भी इस तरह के आपको कॉर्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्रोकस हो गया, मॉर्फोफेलस हो गया, कुछ कोलोकेशिया की भी कुछ प्रजातियां हैं जिनमें आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये आपका राइजोम और कॉर्न में डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो डिस्कशन कराया गया उसको समझिए। देखिए पिक्चर से आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि राइजोम भी वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल ना हो करके, समटाइम्स इट इज वर्टिकल। तो समटाइम्स राइजोम इज वर्टिकल, कभी कभी राइजोम हमारा वर्टिकल होता है, और वर्टिकल राइजोम को हम बोलते हैं रूट स्टॉक। वर्टिकल राइजोम को क्या बोलते हैं, रूट स्टॉक बोलते हैं। तो अगर राइजोम वर्टिकल हो जाए तो फिर कॉर्म और राइजोम में क्या फर्क रह जाएगा, तो फर्क है। देखिए अगर आप ध्यान दीजिए तो इसका जो डायमीटर है, जो गर्थ है, गर्थ काफ़ी कम है, लेंथ ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे लगभग गर्थ और लेंथ दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही हैं, है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे डायमीटर यानी चौड़ाई और लंबाई में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जबकि यहाँ पे लंबाई ज़्यादा होती है, गर्थ यानी मोटाई कम होती है, ठीक है। और जो इस तरह के वर्टिकल है उसमें एग्जाम्पल हमारा यही है कैना। कैना जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो रूट स्टॉक का एग्जाम्पल आपका कैना प्लांट है, जिसमें आपको ऐसा मिलेगा। तो वर्टिकल राइजोम भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइजोम और कॉर्न। नेक्स्ट आइए ट्यूबर और बल्ब की बात करते हैं। देखिए ट्यूबर और बल्ब, तो ट्यूबर और बल्ब में क्या डिफरेंस है, इन दोनों को भी कंपेयर करके पढ़ लेते हैं। पहले ट्यूबर की बात कर लेते हैं। ट्यूबर आपका क्या है, अंडरग्राउंड इररेगुलर
यहाँ पे कोई वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का केस नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही हाईली इरेगुलर स्ट्रक्चर बनते हैं। तो अंडरग्राउंड इरेगुलर, यहाँ इरेगुलर का सेंस अलग है, ठीक है। तो अभी हम लोग उसकी बात करेंगे कि क्या सेंस इसका अलग यहाँ पे निकलता है। अंडरग्राउंड इरेगुलर स्वॉलन स्टेम। देखिए जैसे मैंने यहाँ प्लांट बनाया है, ठीक है, इसका मेन एग्जांपल आप जानते हैं पोटैटो है, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो मेन एग्जांपल इस पोटैटो, अगर एग्जांपल की आप बात करेंगे तो पोटैटो यानी सोलेनम ट्यूबरोसम, पोटैटो का साइंटिफिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। तो अब देखिए यहाँ पे ये इसकी रूट है, साफ साफ नजर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये रूट है, और ये अंडरग्राउंड बेसल पार्ट है स्टेम का। स्टेम का कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड है, कुछ हिस्सा ऊपर है, ठीक है। आप आलू का प्लांट देखेंगे तो प्लांट आपको ऊपर ही नजर आएगा, लेकिन जो मेन स्टेम है उसका कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड होता है, और यही अंडरग्राउंड स्टेम से पतले पतले बिल्कुल ब्रांचेस निकलते हैं जो बिल्कुल धागे जैसे होते हैं। तो इस तरह से बहुत पतले ब्रांचेस निकलेंगे, और यही पतले ब्रांचेस फूल जाते हैं, अलग अलग शेप के फूल जाएंगे, ठीक। इस तरीके से अलग अलग शेप के फूल जाएंगे, और फूल जाएंगे तो इन्हीं को आप यूज कर लेते हैं एज अ वेजिटेबल, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो पोटैटो है वो तैयार होता है। तो अब एक पोटैटो को ध्यान से देखिए, इस एक पोटैटो के जो छोटे छोटे गड्ढे आपको नजर आते हैं इनको बोलते हैं आई, और आई रिप्रेजेंट क्या करता है, नोड को। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोड का कोई ऑर्डर नहीं है, जो मैंने कहा था इरेगुलर का सेंस यहाँ पे अलग है, तो वो सेंस यही है कि यहाँ पे नोड कोई ऑर्डर में नहीं है। जैसे राइजोम और कॉर्न में देखा कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नोड इंटरनोड नोड इंटरनोड था, यहाँ पे नोड स्कैटर्ड है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, दूसरा और कहीं भी हो सकता है, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। तो स्कैटर्ड नोड होते हैं। नोड्स कैसे हैं, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड नोड है, और इन्हीं नोड के थ्रू आलू को हम लोग वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करते हैं। जैसे एक आलू में मान लीजिए 3 नोड आपको नजर आ रहा है, 3 टुकड़े करिए, 3 जगह लगा दीजिए, 3 प्लांट आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी मदद इस तरीके से ये करते हैं, ठीक। तो ये हो गया ट्यूबर की बात। बल्ब में क्या होगा, बल्ब एक्चुअल में सिर्फ स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है, ये बात आपको ध्यान यहाँ पे रखना होगा। लिखने को लिखा जाता है इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, बट एक्चुअली सिर्फ स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है, स्टेम के साथ साथ इसके लीफ के भी यहाँ पे मॉडिफिकेशंस को हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, जैसे मान लीजिए प्याज आपने देखा होगा, इस तरीके से है। तो आपने देखा होगा प्याज के ऊपर, ठीक है, जो अनियन यानी प्याज है उसके ऊपर एक वाइट कलर का डिस्क होता है, और ये वाइट डिस्क ही हमारा क्या है, स्टेम है। डिस्क लाइक रिड्यूस्ड स्टेम। तो डिस्क लाइक रिड्यूस्ड स्टेम आपको यहाँ पे मिल रहा है, और इसी से पतले पतले रूट्स ऐसे निकलते हैं, है ना, ये आपने देखा होगा, रूट्स ऐसे निकलते हैं। अब इसको जब आप प्याज को लॉन्गिट्यूडनली कट करेंगे तो अंदर आपको फ्लैशी स्केल लीव्स का पूरा एक लेयर मिलेगा। इस तरह से लेयरिंग होती है, ठीक है, एक के ऊपर एक लेयर जो है फ्लैशी स्केल लीव्स के लेयर अरेंज होते हैं। क्लियर? तो दीज आर कॉन्सेंट्रिक फ्लैशी स्केल लीव्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक फ्लैशी स्केल लीव्स आपको मिलेंगी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर देखिए, रिड्यूस्ड स्टेम और लीफ, ये पूरा मिला करके फूला हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि अंडरग्राउंड है, बल्ब लाइक है, इलेक्ट्रिक बल्ब के शेप का लगभग दिख रहा है, तो इसीलिए इसको बल्ब बोला जाता है ना। तो ये क्या है, अंडरग्राउंड बल्ब लाइक स्वॉलन stem with fleshy scale leaves, fleshy scale leaves। तो उसका एग्जांपल हो जाएगा आपका प्याज, ठीक है, अनियन, अनियन का साइंटिफिक नाम होता है एलियम सेपा, एलियम सेपा, ठीक है। और दूसरा गार्लिक, गार्लिक भी आपका इसी में आएगा, तो गार्लिक एलियम सटाइवम, एलियम सटाइवम।
एलियम सटाइवम और एलियम सेपा, ये दो आपके एग्जाम्पल हैं किसके, बल्ब के। लेकिन दोनों में फ़र्क है, अनियन में एक ही बल्ब होता है, जबकि गार्लिक में आप देखेंगे छोटे 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 तो कई बल्ब होते हैं। तो इसीलिए ये अनियन हमारा सिंपल बल्ब है। अनियन क्या है, सिंपल बल्ब है, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर इसमें बनता है ना। जबकि लहसुन यानी गार्लिक में देखेंगे तो छोटी छोटी कलियां होती हैं, वो कलियां मिल करके पैक हो जाती हैं। तो एक कली एक बल्ब जैसा है ना, तो इसलिए उसको बल्बलेट बोलते हैं। यूनिट ऑफ बल्ब इज बल्बलेट। तो कई बल्बलेट एक साथ एसोसिएट होकर एक बड़ा बल्ब बनाते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग कॉन्जुगेट या कंपाउंड बल्ब बोलते हैं। तो आप इसको कंपाउंड बल्ब लिख सकते हैं, कंपाउंड या कॉन्जुगेट भी लिख सकते हैं। तो कॉन्जुगेट या कंपाउंड बल्ब आपको गार्लिक में मिलता है, ठीक है। प्याज काटते समय आंखों में इरिटेशन होती है, ठीक है, इसकी झाग लगती है आंखों में। क्यों लगती है, क्योंकि इसमें सल्फर रिच कंपाउंड होते हैं जो कि वॉलेटाइल होते हैं। जैसे ही आप कट करते हैं वो हवा में घुल के बाहर आते हैं और आंखों से जब टकराते हैं तो आंखों में इरिटेशन होती है, जिससे आप रोने लगते हैं, ठीक है। उस कंपाउंड का नाम होता है एस एलिल सल्फॉक्साइड, एस एलिल सल्फॉक्साइड। तो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, जिसकी वजह से ये आंखों में झाग लगती है प्याज काटते समय, ठीक है, और इंसान रोता भी है। बात क्लियर हुआ। तो ये हमारे ट्यूबर और बल्ब के मॉडिफिकेशंस हो गए, क्लियर। तो नेक्स्ट इसके बाद के वीडियो में हम लोग बाकी का जो दो मॉडिफिकेशन बचा, सब एरियल और एरियल, उसको कवर करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, ठीक है, आप मेरे दूसरे वीडियोज़ को भी देख लीजिए, प्ले लिस्ट में जा करके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बनाए हैं, ठीक है। तो उसको भी कंसिडर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।